तो हम अध्याय तीसरा पढ़ रहे थे, कार्य संचालन और वार्ड समिति। नगर पालिका की पार्ट बी का जो अध्याय तीसरा है उसका नाम है कार्य संचालन और वार्ड समिति। उसके हमने दो धाराएं पढ़ी थी, धारा 51 और धारा 52। उनका रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं कि धारा 51 में लिखा हुआ था नगर पालिका के बैठकों के संबंध नगर पालिका के बैठकों के बारे में उपबंध। क्या उनकी बैठकें किस प्रकार होगी, कौन उनकी अध्यक्षता करेगा, कौन उनके नियम बनाएगा, किस प्रकार बैठकें की जाएंगी और उनकी अध्यक्षता भी कौन करेगा। अब धारा 51(1) है, इसमें पहला साधारण बैठक है, उसमें लिखा हुआ है कि धारा 51(1) में नगर पालिका की साधारण बैठकें की जाएंगी। साधारण बैठकें मतलब कि जो रोजमर्रा की बैठकें होती है वो साल में 6 होती है और 2 महीनों में एक बार होती है, मतलब 60 दिनों में एक बार होती है। ठीक है। इन नगर पालिका की बैठकों की अध्यक्षता भी नगर पालिका का स्वयं अध्यक्ष ही करता है। दूसरा, नगर पालिका 51 धारा 51(2) में लिखा हुआ है विशेष बैठक। किसी विशेष परियोजना किसी बैठकों का आयोजन किया जाता है उसे हम विशेष बैठकें कहते हैं। ये 51(2) में लिखा हुआ है। 51(2) में लिखते हुए विशेष बैठक है, किसी विशेष पर्पज के लिए बनाई गई है। तो इसमें कम से कम नगर पालिका के सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों का हस्ताक्षर होना अनिवार्य है कि कम से कम एक तिहाई सदस्य में अपना हस्ताक्षर करते हैं, प्रस्ताव पारित करके और मीटिंग करते हैं। तीसरा, यदि नगर पालिका का जो अध्यक्ष है वो इन मीटिंग को बुलाने में असफल रहता है तो जो नगर पालिका का जो मुख्य अधिकारी है, मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ जो है, वो अगले 3 दिन मतलब कि टोटल 10 दिन के भीतर भीतर वह विशेष बैठकों का आयोजन करवाता है। धारा 51(3), 51(1), 51(2) और 51(3) इस प्रकार की बात की गई है। फिर धारा 52 में वरिष्ठ सदस्यों के अधिकार और विशेष अधिकार के नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों के क्या अधिकार रहेंगे, क्या विशेष अधिकार रहेंगे। पहला अधिकार यह है कि वो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष से प्रश्न पूछ सकता है। ठीक है। और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष उस प्रश्नों का जवाब भी देगा, लिखित रूप से, मौखिक रूप से। दूसरा पॉइंट, नगर पालिका के जो अभिलेख हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी जांच भी कर सकता है, उनको देख सकता है। तीसरा पॉइंट है, अच्छा बिना किसी शुल्क के, तीसरा पॉइंट है कर्मचारी वृंद जो है, कर्मचारी जो समूह है, उनको लोक हित के लिए ध्यान आकर्षित करवा सकता है। लोक हित जैसे कि हमने पहले बात की थी कि नगर पालिका की संपत्ति का कहाँ नुकसान हो रहा है तो वह उनका ध्यान आकर्षित करवा सकता है, ये बात इसमें की गई थी। तो धारा 51 और धारा 52 दो प्रकार से बटी हमने दो। अब धारा 53 में लिखा है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव। जब नगर पालिका में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहा है तो नगर पालिका के जो निर्वाचित सदस्य हैं वह उनको अपनी सीट से भी हटा सकता है। इस प्रकार की ताकत नगर पालिका की धारा 53 देता है कि इसमें लिखा हुआ है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। कौन लाएगा? नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य लाएंगे। कब लाएगा? पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष के बाद। अध्यक्ष का चुनाव हुआ है, मतलब कि नगर पालिका का चुनाव हुआ, सदस्यों ने अध्यक्ष को चुन दिया, अब उनके 2 वर्ष पूरे हो गए हैं और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष बाद में वह अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। 2 वर्ष के अंदर के चुनाव हो गया, उन्होंने अपना पद धारण कर लिया, शपथ भी ले ली, उसके 6 महीने बाद में उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव लेके आ गए तो नहीं होगा। ऐसा नियम कुछ नहीं कहता, वो कहता है कि पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष के बाद में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा। उसकी भी एक सिंपल प्रक्रिया है। प्रक्रिया नंबर पहली है कि जो भी अविश्वास प्रस्ताव है वो नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य लेके आते हैं। अब इतना बड़ा फैसला है तो एक व्यक्ति तो कर नहीं सकता। नगर पालिका के कुल जो सदस्य हैं निर्वाचित, उनके जो 3/4 सदस्य हैं, 3/4 सदस्यों के द्वारा एक प्रस्ताव पारित होता है। उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होते हैं और वो जो प्रस्ताव है नगर पालिका में जो भी डीएम बैठा है या वो अगर निगम संबंधित क्षेत्र पर है, यदि वो तहसील स्तर पर है तो वहां का जो जिला कलेक्टर है, जो जिलाधीश है, उसके समक्ष इस प्रस्ताव को लाया जाता है। अब जो जिला कलेक्टर है वो प्रस्ताव को पढ़ता है और उनसे कहता है कि 1 महीने के बाद आना। कहने का मतलब है कि वो 30 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग बुलाता है और जो भी नगर पालिका के निर्वाचित सदस्य हैं, उनके अधिकारी हैं, उनकी एक मीटिंग बुलाता है, जिला कलेक्टर बुलाता है और उस मीटिंग के दौरान जो भी नगर पालिका के सदस्य ने वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए हैं उनको पढ़ता है।
खुले मंच पर पढ़ा जाता है, सबके सामने पढ़ा जाता है और कलेक्टर उस प्रस्ताव पर एक वोटिंग करवाते हैं। यदि वोटिंग में भी 3/4 सदस्यों के वोट बढ़ गए तो वो अविश्वास प्रस्ताव क्या हो जाता है, पारित। और अधिनियम ये कहता है कि यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो अध्यक्ष को अपना पद त्यागना पड़ता है। मतलब कि जिसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाया गया है उसको अपना पद त्यागना पड़ता है, यदि वो उपाध्यक्ष हो या भले वो अध्यक्ष हो। हाँ, तो यदि वो हम लेकर आ जाते हैं अध्यक्ष या उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लेके आ जाते हैं तो वो पारित हो जाता है। अगर 3/4 सदस्यों के प्रस्ताव से कलेक्टर के सामने वो पारित हो जाता है तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपना पद क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। और यदि 3/4 सदस्यों की वोटिंग भी नहीं हुई, वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, तो अविश्वास प्रस्ताव गिर जाएगा। अब अध्यक्ष और जिसके विरुद्ध लाए गए उसको अपना पद त्यागना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है कि वो अपना पद नहीं त्यागेगा और अपने पद पर बना रहेगा, वो क्योंकि वह अविश्वास प्रस्ताव खारिज हो गए। ये बात है, एकदम सिंपल सी बात थी। अब इसको लिख के देखते हैं एक बार। धारा 53 में लिखा हुआ है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव एकदम सिंपल भाषा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के विरुद्ध आया, कौन लाएगा? पहली बात तो कौन लाएगा, पहला प्रश्न ये है। तो भाई साहब निर्वाचित सदस्य लेके आएंगे, निर्वाचित सदस्य यह अविश्वास प्रस्ताव लेके आएगा। कब लाएगा? फिर ये क्वेश्चन है, कब लाएगा? कब लाएगा? तो वह पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष के बाद में, 2 वर्ष पश्चात कौन लाएगा? निर्वाचित सदस्य लेके आएंगे। और कब लाएगा? पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष बाद में लेके आएगा यह अविश्वास प्रस्ताव। क्या प्रक्रिया है इसकी? ये जो अविश्वास प्रस्ताव है वो नगर पालिका के जो 3/4 सदस्य जो है निर्वाचित, वो एक प्रस्ताव बनाएंगे। पहले वो एक प्रस्ताव बनाएंगे और जो ये प्रस्ताव है वो जिला कलेक्टर के समक्ष रखा जाएगा। इसके सामने, जिला कलेक्टर के सामने रखा जाएगा। जिला कलेक्टर जो है वो 30 दिन के भीतर एक क्या बुलाता है, मीटिंग बुलाता है। क्या बुलाता है? मीटिंग। एक मीटिंग बुलाता है और उस मीटिंग में वापस वोटिंग करवाता है। ये जो भी प्रस्ताव आया है उस पर वोटिंग करवाएगा और इस वोटिंग के दौरान 3/4 सदस्य आधे से अधिक के सदस्य होने अनिवार्य है। और जब इस वोटिंग पर आधे से अधिक सदस्य का वोट पड़ जाता है जिस पक्ष में, तो वह प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित हो जाता है। तो यह प्रस्ताव क्या हो जाता है? पारित। यह प्रस्ताव पारित हो जाता है और पारित होने के बाद में जो अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध यह प्रस्ताव आया है उसको अपना पद क्या करना पड़ता है? त्यागना पड़ता है। तो जो भी अध्यक्ष या उपाध्यक्ष जिसके भी विरुद्ध ये अविश्वास प्रस्ताव आया है उसको अपना पद क्या करना पड़ेगा? त्यागना पड़ेगा। पद त्यागना पड़ेगा उसको। और एक कंडीशनल बात और लिखी हुई इसमें, यदि ये प्रस्ताव जो है, इस प्रस्ताव पर 3/4 सदस्यों की भी वोट नहीं पड़े तो ये प्रस्ताव जो है वो खारिज हो जाएगा। और प्रस्ताव खारिज हो गया, अविश्वास प्रस्ताव पड़ गया, तो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को अपना पद त्यागना नहीं पड़ेगा। कहने का मतलब है वह अपने पद पर बना रहेगा। यह सिंपल सी गणित थी इसमें। धारा 53 में अध्यक्ष उपाध्यक्ष की हमने अविश्वास की बात कर ली है यहाँ पे कि कौन लाएगा? निर्वाचित सदस्य लेके आएंगे। कब लाया जाएगा? कि पद ग्रहण तिथि से 2 वर्ष के बाद में लेके आएंगे। फिर हमने ये देखा कि जो 3/4 सदस्य नगर पालिका निर्वाचित हो रखे हैं वो प्रस्ताव लेके आएंगे, जिला कलेक्टर के सामने जाएंगे और 30 दिन के अंदर अंदर एक मीटिंग होगी। और मीटिंग में जब प्रस्ताव वोट में पारित हो जाता है तो यह प्रस्ताव पारित माना जाएगा, क्योंकि इस मीटिंग में उससे जो प्रस्ताव खुला पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? खुला पढ़ा जाएगा।
ठीक है, खुला पता जाएगा। ये प्रस्ताव जब पारित हो जाता है तब ये जिला कलेक्टर जो है वो आदेश जारी करता है कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जिसके विरुद्ध वो अविश्वास प्रस्ताव जारी हुआ है उसको अपना पद क्या करना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। ये जो धारा 53 थी वो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह अविश्वास की जो भी प्रक्रिया है वो, क्योंकि अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आरपीएससी कथनों में पूछ रही है, तो आरपीएससी इस प्रकार के प्रश्न को कथनों में पूछा जा सकता है कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए निम्नलिखित रूप से यह नियम लागू नहीं होता, यह अविश्वास प्रस्ताव के प्रक्रिया में निम्न बिंदु सम्मिलित नहीं है, ये कौन सा बिंदु सुमेल नहीं है। 4 कथन देंगे आपको, इस प्रकार इस पूरी प्रक्रिया में 4 कथन दिया जाएगा, वो 3 कथन सत्य माने जाएंगे और कोई एक कथन जो होगा वो असत्य होगा। तो आरपीएससी इस प्रकार को, इस प्रश्न को, इस धारा को इस प्रश्न द्वारा पूछा जा सकता है। पहली बात ये हो गई धारा 53। अब धारा 54। धारा 54 जो है वो वार्ड समिति है। वार्ड समिति क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट धारा है। तो धारा 54, 55 ये जो पूरा चैप्टर है वो पूरा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें वार्ड समिति पार्षदों के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या शक्तियां होंगी, उनको क्या कार्य करने हैं, वो सारा इस चैप्टर में लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे आगे धारा नंबर 54। धारा 54 में लिखा हुआ है वार्ड समिति का गठन। इंपॉर्टेंट है ये धारा 54 क्योंकि 54 जब समझ में आएगी तब आगे 55 समझ में आएगी। वार्ड समिति का गठन कैसे होगा, क्या है वार्ड समिति, ये वार्ड समिति क्या है। जैसे कि हमारे आसपास के मोहल्लों में, जैसे कि वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 हमने वार्ड ले लिए, 5 वार्ड लिए और 5 वार्ड में 5 पार्षद है। 5 वार्ड आसपास में संगठित रूप से हो रखे हैं कि एक वार्ड उसके जस्ट अगले सीमा क्षेत्र पर दूसरा वार्ड, फिर तीसरा वार्ड, चौथा वार्ड, 5वां वार्ड, इस प्रकार एक पूरा मोहल्ला बन गया है। तब नियम क्या कहता है कि जो ये 5 वार्ड है, मैं 5 वार्ड का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, लगभग 3 वार्ड होता है इसमें, अध्यक्ष सहित 3 वार्ड होता है इसमें, 3 पार्षद होते हैं। अब जो ये 5 वार्ड है उन 5 वार्डों में वो पार्षद एक वार्ड समिति का गठन करते हैं। क्यों, क्योंकि अब प्रत्येक वार्ड में कोई ना कोई समस्या है। अब ये जो 5 वार्ड है उन 5 वार्डों में जो एक मेजर जो समस्या है, मेजर जो विकास के कार्य हैं, उनको पूरा करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जाता है। उस कमेटी को कहते हैं वार्ड समिति। समिति गठित हो रही है, किसकी हो रही है, वार्डों की हो रही है, तो नाम क्या हो गया, वार्ड समिति। ठीक है, एकदम सिंपल भाषा में, कोई ज्यादा अड़ुजान की बात नहीं है कि वार्ड समिति का क्या होती है। जो भी वार्ड के सदस्य निर्वाचित सदस्य हैं वही इस समिति का क्या करते हैं, गठन करते हैं, और जो अपने मोहल्ले की, अपने वार्डों की जो मेजर प्रॉब्लम है वो नगर निगम या नगर पालिका के समक्ष प्रस्तुत करते हैं और उनका निर्माण क्या करते हैं, अध्यक्ष करते हैं, अपने मामले पर करते हैं। पहली बात ये वार्ड समिति। अब जैसे पूछ रहे थे कि वार्ड समिति का उल्लेख कहीं और है क्या, हाँ, भारतीय संविधान के भाग 9 में जो पंचायती एक्ट से संबंधित है और भाग 9A जो नगर निकाय संबंधित है, ठीक है, उसमें अनुच्छेद 243S सेक्शन S में 243S में वार्ड समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। उसमें कहा गया है कि वार्ड समिति का गठन किया जाएगा स्थानीय स्वशासन में, क्योंकि पंचायती राज में भी होती है, उसमें दिया गया पहले वार्ड समिति, नाम आया उसमें, ग्राम सभा नाम आया हुआ है। तो इसमें भी इस प्रकार नगरीय स्वशासन में, स्थानीय स्वशासन में ये बात की गई है कि जो नगरों में जो स्वशासन हो रहा है, नगर पालिका में जो स्वशासन हो रहा है, उसमें वार्ड समिति का गठन किया जा सकता है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243S में भाग 9A में इस प्रकार की बात की गई है, तो ये भारतीय संविधान से प्रेरित है और इसमें वार्ड समिति का उल्लेख भी मिलता है। तो इस एक्ट में भी मिलता है और संविधान में भी मिलता है, दोनों बातों में लिखता है। अब आगे बात क्या है, तो एक तो सिंपल सी परिभाषा है कि वार्ड समिति का अर्थ क्या है कि जो नगर पालिका के जो निर्वाचित बंधु है, कौन है, निर्वाचित सदस्य जो है, वो एक कमेटी का गठन करते हैं, एक समिति का गठन करते हैं और इस समिति को क्या कहते हैं, वार्ड समिति। बस वो लिखती सी बात है और कोई बाधा नहीं है। ठीक है, क्या कार्य करती है, हाँ कार्य बता देता हूं आपको, कार्य क्या करती है। कार्य जो भी इन वार्डों के जो मुख्य कार्य हैं, कोई मुख्य प्रॉब्लम है, कोई समस्या संबंधित है, कोई योजना से संबंधित प्रश्न है, कोई योजना परियोजना संबंधित विवादात है,
उन सारे प्रकरणों का जो निवारण है वो ये वार्ड समिति अपने मुद्दे पर उठाती है और उसका निराकरण भी करती है। तो ये वार्ड समिति का इतना ही कार्य है ओनली। ठीक है, तो ये कार्य ये हो गया। कौन है? निर्वाचित सदस्य, नगर पालिका के जो भी निर्वाचित सदस्य है वो वार्ड समिति के सदस्य होते हैं। ठीक है, अब एक बात और इसमें की गई है कि इसमें 5 सदस्य 5 सदस्यों का मनोनयन भी होता है। मनोनयन राज्य सरकार नगर पालिका में इस वार्ड समिति में 5 सदस्यों का मनोनयन करती है। क्यों करती है? क्योंकि ये जो 5 सदस्य जो हैं, जो ये 5 सदस्य होंगे, उन 5 सदस्यों का नगर पालिका स्थानीय स्वशासन के प्रशासन के बारे में क्या होगी? एक सुदृढ़ जानकारी होगी। प्रशासन के बारे में ज्ञान, नगर पालिका के प्रशासन के बारे में ज्ञान होगा उन 500 को। तो ये जो 5 सदस्य है उन वार्ड समिति में क्या किया जाता है? मनोनयन किया जाता है। ठीक है, अब इसकी घनपूर्ति क्या हो गई? घनपूर्ति हो गई 1 + 2 = 3। एक है इसमें अध्यक्ष और 2 हो गए में इसमें सदस्य। तो एक है अध्यक्ष और दूसरा क्या हो गया? सदस्य। अब जो अध्यक्ष का कार्यकाल है, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि जो अध्यक्ष का कार्यकाल है वो 1 वर्ष का होता है। जैसे कि हमने पहले बात की थी, वार्ड में 5 सदस्य, एग्जाम्पल से बता रहा हूं, तो इन 5 में से कोई एक सदस्य अध्यक्ष बन जाता है। अध्यक्ष बन गया, अब जो अध्यक्ष का जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष रहेगा। नोट डाल के बता रहा हूं, अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का है, जबकि वार्ड समिति का जो कार्यकाल है, वार्ड समिति का जो टेन्योर है वो नगर पालिका के इक्वल है। और हमें पता है नगर पालिका कार्यकाल कितने वर्ष है? सामान्यतः 5 वर्ष। तो जब तक नगर पालिका कार्य कर रही है तब तक वार्ड समिति कार्य करेगी। ठीक है, तो नगर पालिका का जो कार्यकाल है 5 वर्ष, उसमें वार्ड समिति का कार्यकाल, अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष। ठीक है, फिर आगे वापस रिवीजन, वार्ड समिति का गठन नगर पालिका के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है, करते हैं। और जो मेजर प्रॉब्लम है वार्ड्स, सारे वार्ड्स की, उनका मुद्दा उठाते हैं। ये मुख्य कार्य हो गया। फिर 5 सदस्यों का मनोनयन होता है, जो नगर पालिका के प्रशासन का मुख्य ज्ञान रखते हैं, अच्छा नॉलेज रखते हैं, उनका मनोनयन भी किया जाता है। ये सरकार करती है, राज्य सरकार करती है। अच्छा, इनकी आयु देख लो, आयु का वर्णन किया गया है इसमें कि आयु जो है वो 25 वर्ष से अधिक होगी। कि जो भी बंदा होगा, जो भी बंधु होगा, वो 25 वर्ष से ऊपर होगा। ठीक है, उनका मनोनयन किया जाता है। तो ये वार्ड समिति थी 54 में। अब 55 में जब तक ये समझ में नहीं आएगी तब तक 55 में समझ में आएगी नहीं। तो इसको एक आप ध्यान से रफली देख लो एक बार, क्या क्या किया गया है, समिति क्या होती है, वार्ड समिति गठन कैसे होता है, कौन करता है, निर्वाचित सदस्य क्या होते हैं, और कितना इसका कार्यकाल है, और जो 5 सदस्यों का मनोनयन होता है उनके बारे में क्या जानकारी है। तो फिर से देख लो एक बार। अब धारा जो 55 में है वो समितियां लिखी गई है, ओनली समितियां। आगे लिखा गया है उसमें कार्यपालिका समिति। वार्ड समिति बढ़ रहे थे, वार्ड समिति हमने देख ली थी। वह समिति जो स्थानीय स्तर पर कार्य करती है, निर्वाचित सदस्य उनमें शामिल होते हैं, वो अपने स्थानीय मुद्दों को ही शामिल करती है, वो अपने वार्ड के ही मुद्दों को शामिल करती है। ठीक है, वो तो है वार्ड समिति। अब समितियां, तो धारा 54 में भी समितियां थी और धारा 55 में भी समितियां हैं। तो ये क्या लफड़ा है? धारा 55 में है समितियां, और कौन सी समितियां? कार्यपालक समितियां। कार्यपालिका बोल दो या कार्यपालक कमेटी बोल दो, कौन समिति है? कार्यपालक समितियां जो है कार्यपालक। वार्ड समिति थी, अब ये कार्यपालक समितियां। क्या कार्य है? देखो, हर जो छोटे बड़े जो कार्य है नगर पालिका के, उनके लिए वार्ड समिति का गठन नहीं किया जा सकता, न ही वार्ड समिति करती है हर छोटे बड़े कार्य। और जो नगर पालिका के जो मुख्य कार्य हैं, जो पूरी नगर पालिका के कार्य हैं, उनका दैनिक प्रशासन के जो कार्य है, वो सारे कार्य ये वार्ड समिति करती है। आगे बताऊंगा कैसे करती है। पहली बात ये कि इसमें अंतर क्या है, वो एकदम पीछे पढ़ेंगे हम। धारा 55 को पढ़ने के बाद धारा 54 और 55 के अंतर पढ़ेंगे, अंतर है क्या इसमें। तो 55 के बारे में बता रहा हूं कि कार्यपालिका समिति क्या होती है, जो नगर पालिका के, पूरी नगर पालिका के दैनिक कार्य, प्रशासन संबंधी कार्य देखती है, उनके बजट वित्त संबंधी मामले देखती है,
वो सारे कार्य नगर पालिका के हैं। जैसे कि अब किसी भी नगर पालिका में 35 वार्ड है या 35 पार्षद समझ लें, तो वो 35 पार्षद हर छोटे बड़े कार्य के लिए नहीं उपस्थित हो सकते, क्योंकि वार्ड बड़े होते हैं, उनका क्षेत्रफल बड़ा होता है, हर तक पहुंच संभव नहीं है। तब ऐसी कार्यपालिका कमेटी का गठन किया जाता है। अब ये क्या करती है, ये बड़े कार्य करती है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बता देना चाहता हूं कि वार्ड समिति जो है, जो वार्ड समिति है वो आई कि सड़क नहीं है, ठीक है, सड़क नहीं है, फिर नाली टूट गई, अच्छा ओके, और आगे और कुछ, हाँ, पार्क में लाइटें नहीं है, पार्क में लाइट की व्यवस्था नहीं है। ये वार्ड समिति 3 मुद्दे उठा के लेकर आई है, सड़क नहीं है, नाली टूट गई और पार्क में लाइट नहीं है। अब ये आगे किसको कहेगी, क्योंकि एक समिति गठित हो गई है, आगे किसको बोलेगी, आगे बोलने के लिए इस वार्ड कार्यपालिका कमेटी का गठन किया गया है। अब मैं कार्यपालिका समिति लिख रहा हूं, यहाँ पे क्या लिख रहा हूं, कार्यपालिका समिति। ये कह रहा सड़क नहीं है, ठीक है, इसके लिए हम बजट का आवंटन करते हैं, ठीक है, नाली नहीं है, ठीक है, नाली के लिए भी नाली टूट गई है या नहीं भी है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे, बजट, कहने का मतलब रुपए देंगे, रुपए की बात हो रही है। और इसके लिए भी पार्क में लाइट नहीं है, तो हमने पीछे पढ़ रखी थी रोशनी कमेटी, एक कमेटी पढ़ी थी हमने पीछे, रोशनी समिति, जो किसी भी मोहल्ले में, इकाइयों में लाइटों की व्यवस्था करती है। हम इस समस्या को इसके पास भेज देंगे, ये कार्यपालिका समिति इस समस्या को इसके पास भेज देगी कि ये समस्या इसके पास जाओ। तब ये जो समस्या लाइट में, पार्क में लाइट नहीं है, तो ये समस्या ये समिति हल करती है। ये मेजर अंतर है। कार्यपालिका समिति जो जैसे कि वार्ड समिति है, वो किसी भी प्रकार के ये जो मुद्दे उठाए गए हैं, सड़क नाली पार्क नहीं है वो नहीं है, तो ये जो समस्याएं हैं वो कार्यपालिका समिति के पास लेके जाते हैं। तब ये क्या करते हैं, बजट का प्रावधान करते हैं, बजट का प्रावधान करेंगे, पहली पॉइंट, ठीक है। कोई भी वित्तीय संबंधी मामले हैं, उनके जो निर्णय है वो भी ये करेंगे। कोई प्रशासन संबंधी विवाद हो गया है, यदि मान लो प्रशासन संबंधी विवाद है, उनका भी निराकरण ये कार्यपालिका कमेटी करती है। तो ये महत्वपूर्ण कमेटी है, बता देना चाहता हूं कि नगर पालिका की एक महत्वपूर्ण कमेटी है, मुख्य कमेटी है, स्टार लगा लेना। नगर पालिका अधिनियम में नगर पालिका की मुख्य समिति कौन, इसमें उल्लेखित है धारा में, और कौन सी है, तो धारा नंबर 55 में है, और इसका नाम है कार्यपालिक समितियां। ये इसका अंतर हो गया, धारा तो ये 55 है, ये धारा 54 है, ये इसका सामान्य अंतर है, एकदम छोटा सा अंतर है, ठीक है। एक छोटी सी बात और बता दिया पहले कि फॉर एग्जांपल किसी भी नगर पालिका क्षेत्र में, नगर पालिका क्षेत्र है या कोई वार्ड, सॉरी ये कोई वार्ड है, इस वार्ड में नाली नहीं है, वो कह रहे हैं कि कोई एक मोहल्ला दूसरे मोहल्ले तक नाली नहीं जा रही है, इसमें ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तब ये जो वार्ड समिति है वो कार्यपालिका समिति के पास जाती है, कार्यपालिका समिति के पास जाती है, और कार्यपालिका समिति इसको क्या करती है, बजट का प्रावधान करती है, इसके लिए बजट का आवंटन करती है, और ये पैसे पकड़ के इसको देती है कि जा तेरे मोहल्ले में नाली बना के लेके आ, ठीक है। इस प्रकार का इसमें अंतर दिया गया कि वार्ड समिति और कार्यपालिका समिति में क्या अंतर है, ठीक है। अब आगे अब कार्यपालिका समिति है कौन कौन सी, वो देखते हैं एक बार, उनकी संरचना क्या है। संरचना बहुत सिंपल सी है, इस समिति में एक तो अध्यक्ष होगा, ठीक है, विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता होगा, फिर यदि नगर निगम है, नगर निगम है या परिषद है, नगर निगम या परिषद है, तो उसमें सदस्य कितने होंगे, 7, इसमें इस 7 में से 2 महिलाएं होनी क्या है, अनिवार्य। फिर यदि वह नगर पालिका बोर्ड है
हर जगह नगर निगम नहीं होता, हर जगह नगर परिषद नहीं होता, हर जगह नगर पालिका हो सकती है। तो जहाँ नगर पालिका बोर्ड बने हुए हैं वहां 5 सदस्य होंगे, क्योंकि इनका एरिया छोटा है तो एक प्रतिनिधि कम होंगे, मतलब कि 7 नहीं, अब 5 होंगे। निगम परिषद में 7 सदस्य, 2 महिलाओं का अनिवार्य है, और पालिका बोर्ड में 5 सदस्य। ठीक है, अब इस 5 में से 2 का लेडीज, 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है इसमें। ये उसकी सिंपल सी संरचना है। ठीक है, इस कार्यपालिका कमेटी में ये संरचना होगा इसमें। अब एक प्रश्न पूछा गया था 2016 के पेपर में ईओआरओ के, कि जो कार्यपालिका कमेटी जो होती है, कार्यपालिका, एकदम सिंपल सा प्रश्न था, कार्यपालिका समिति जो है उसका पदेन सचिव कौन होता है? का पदेन सचिव कौन होगा? कौन होगा? एकदम सिंपल सा है, सीएमओ। सीएमओ मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी। कार्यपालिका समिति का प्रधान सचिव कौन होता है? सीएम होता है। नगर पालिका का जो मुख्य अधिकारी है वो होता है। तो ये इसकी सिंपल सिंपल सी क्या हो गई संरचना की, अध्यक्ष है, विपक्ष का नेता है, निगम परिषद में है, और 7 सदस्य में से 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। यदि बोर्ड स्तर पर है तो 5 में से 2 महिलाएं होनी अनिवार्य है। और एक सिंपल सा प्रश्न है कि कार्यपालिका कमेटी का प्रधान सचिव कौन होगा? तो ये सीएम होगा। ये बात इसमें की गई थी। फिर अगली बात, अब इसमें सारी समितियां देखते हैं हम कौन सी प्रकार से है। पहली समिति है भवन अनुज्ञा कमेटी। भवन अनुज्ञा सारी बताऊंगा होती क्या है, आगे बताऊंगा। भवन अनुज्ञा व संकर्म कमेटी, संकर्म समिति पहली कमेटी। दूसरी अपराध शमन, पूरी आएंगे आगे, कमेटी पूरी आएंगी क्या, आगे विस्तार से बताऊंगा। अपराध शमन व समझौता कमेटी दूसरी समिति होगी। फिर तीसरी समिति कौन सी होगी इसमें? सार्वजनिक, पहले भी आ चुकी है समिति, सार्वजनिक मार्गों पर रोशनी कमेटी। ठीक है, फिर ये सार्वजनिक मार्ग पर रोशनी समिति हो गई। फिर एक हो गई इसमें भवन अनुज्ञा, संकर्म, अपराध शमन, सार्वजनिक मार्गों पर रोशनी समिति, और एक स्वच्छता व स्वास्थ्य समिति। ये 4-5 एक समितियां इसमें अतिरिक्त रूप से होती है। ये तो कार्यपालिका कमेटी है, उसके बाद में ये कमेटी होती है। ठीक है, ये जो है वो इससे पृथक है। भवन अनुज्ञा, संकर्म, अपराध शमन, सार्वजनिक मार्ग रोशनी समिति, स्वच्छता और स्वास्थ्य समिति, ये इस प्रकार से अलग हो गई। तो धारा 54 और 55 में इस प्रकार की बातें की गई है। ये 55 में कार्यपालिका कमेटी है जो कि नगर पालिका की मुख्य कमेटी होती है, और ये बड़े फैसले ये लेती है, क्योंकि पूरी, जैसे कि एक वार्ड की समस्या है तो वार्ड समिति करेगी, लेकिन पूरी नगर पालिका की जो समस्या है वहां पे नगर कार्यपालिका कमेटी अपना दावा ठोकती है। इस प्रकार की ही बात इसमें की गई है। ठीक है, तो धारा 54 और 55 में इस प्रकार का अंतर है। कार्यपालिका कमेटी क्या होती है हमने विस्तार से देखी, 54 में भी हमने देख ली वार्ड समिति कैसे बनती है, हमने 53 में देखा था कि अविश्वास प्रस्ताव क्या है वो देखा था। धारा 55 में कार्यपालिका समिति देखी हमने, 54 में हमने देख ली वार्ड समिति, और 53 में हमने देख लिया अविश्वास प्रस्ताव अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के खिलाफ, 52 में विशिष्ट सदस्यों के अधिकार विशेष अधिकार, और 51 में हमने देख लिया नगर पालिका के बैठकों के संबंध में उपबंध। ये अध्याय था 3 कार्य संचालन वार्ड समिति खत्म नहीं हुआ है, अभी 66 तक धाराएं हैं, हमने अभी 55 तक की पढ़ी और इतनी बड़ी धाराएं हैं, लेकिन एकदम आसान भाषा में पढ़ी, क्योंकि नोट्स तो मैं थोड़ा टिपिकल रूप से बताया गया, मैंने लिखा हुआ है इसमें थोड़ा बहुत, लेकिन और भी मैंने आसान तरीके से बताने का प्रयास किया है इसमें। तो वो जो सारे जो आपके नोट्स हैं मैं आपको टेलीग्राम पर या व्हाट्सएप के द्वारा प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार इसको देख लेना, एक बार एकदम सिंपल सा बताया गया है इसमें क्या 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 है। ठीक है, 2 आगे 56 से लेकर 66 तक नेक्स्ट क्लास में, जब तक लिए धन्यवाद।